नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार समेत एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता इस दौरान मौजूद रहे। धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टरों ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही थी। धर्मेंद्र जुहू में देओल बंगले में रह रहे थे। उनके बेटे सनी देओल उनके साथ मौजूद थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश और पहली शादी से हुई बेटियां भी उनके घर पर उनके आसपास मौजूद थीं। धर्मेंद्र के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छा गया है। हर कोई एक्टर को नम आंखों से याद कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए पोस्ट लिखा है। एक्स पर पोस्ट लिखा उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना एक सदी की समाप्ति है। पीएम ने धर्मेंद्र के काम की तारीफ की है। वहीं एक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे थे। आमिर खान, सलमान खान जैसे बड़ी हस्तियां भी इस मुश्किल घड़ी में देओल परिवार का साथ देने पहुंची। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक रहे हैं। 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे। उन्हें कुछ वक्त पहले ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। वो अब अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में भी नजर आने वाले हैं। ये एक्टर की आखिरी फिल्म है जो इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अफसोस इस बात का है कि फिल्म रिलीज से पहले ही धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 15 महीनों का होगा। वो सीजेआई भूषण आर गवई की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई की उन्होंने शपथ दिलाई है। सीजेआई भूषण आर गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत अगले सीजेआई के लिए जस्टिस सूर्यकांत का नाम सामने रखा था। राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाते हुए जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां सीजेआई नियुक्त कर दिया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर 2025 को सीजेआई नियुक्त किया गया था और वो 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत कई अहम फैसलों में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 को रद्द करने से लेकर बिहार में एसआईआर पर सुनवाई तक जस्टिस सूर्यकांत ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान निकाले गए 65 लाख वोटरों की सूची जारी करने का आदेश दिया था। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि जज विशाल गोगने पक्षपाती हैं और उन्होंने उनके खिलाफ मामलों में आरोप तय करने में जल्दबाजी की है। राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में कहा है कि जज गोगने का व्यवहार पक्षपाती है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। राबड़ी देवी ने अपने आवेदन में कहा है कि जज गोगने का व्यवहार कई बार पक्षपाती रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जज गोगने अभियोजन पक्ष के प्रति झुकाव रखते हैं और उनके खिलाफ मामलों में पहले से ही मन बना लिया है। राबड़ी देवी के वकील ने जज गोगने के समक्ष आवेदन दायर कर मामले को स्थानांतरित करने की मांग की है। कर्नाटक कांग्रेस के अंदर बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार नाराज हैं और उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। शिव कुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मौर्य पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को बेंगलुरु आए थे, लेकिन अब तक डीके शिव कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की है। कर्नाटक कांग्रेस में मची सियासी उथल-पुथल के बीच डीके शिव कुमार के घर पर कुछ नागा साधु पहुंचे और इस दौरान एक नागा साधु ने उनसे कहा कि वो काशी से आए हैं। इन साधु ने डीके शिव कुमार को सीएम बनने का आशीर्वाद भी दिया है। इस बात की काफी चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो भी फिलहाल हो रहा है, जो मसला है, उस पर अभी कुछ भी बयान नहीं देना चाहता। इससे मुझे भी पीड़ा हो रही है। जो भी फैसला होगा हाई कमान ही करेगा। इस सियासी संग्राम के बीच ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज की भूमिका चर्चा में है। रविवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर केजे जॉर्ज ने सबसे पहले सीएम सिद्धार्थ मौर्य के उनके घर पर मुलाकात की। इसके बाद वे दोपहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और इसके बाद शाम में डीके शिव कुमार ने जॉर्ज के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर रामनगरी पूरी तरह से सजाई जा रही है। हर जगह हर होल्डिंग लगाई जा रही है और फूलों से जगह जगह पर सजावट का दौर जारी है। उनके स्वागत के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सानिध्य में की जा रही है। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए उनके सारे प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। हम लोगों की सौभाग्य है कि 25 नवंबर को सभी संतों और महंतों का भी आगमन होगा। विनोद जायसवाल ने कहा कि अयोध्या वासियों में उत्साह की लहर है। 500 वर्षों के बाद भगवान राम के लिए कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 25 नवंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ धर्म ध्वज फहराने आ रहे हैं। अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव है। 25 तारीख को हम लोग सारे व्यापारियों से मिल रहे हैं कि उस दिन दुकानों की, मकानों की जिस तरह दीपावली में साफ सफाई करते हैं, स्वच्छ करें और दीपक जलाएं, इस कैंडल जलाएं और झालरों से सजाएं, मिठाई बांटें, मिठाई खिलाएं, मिठाई खाएं। और हम जब सारे व्यापारियों से अनुरोध है कि सब एकजुट होकर राम मंदिर के भव्य निर्माण में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करें, संयम रखें और स्वच्छ रखें। अयोध्या से एक अलग संदेश जाए। 25 अयोध्या में देश के सारे बहुत से वीवीआईपी लोग मौजूद रहेंगे और उनकी सुरक्षा को देखते हुए भीड़ ज़्यादा ना इकट्ठा हो। उस 25 तारीख के बाद 25 तारीख को मंदिर का दर्शन आम जनमानस के लिए बंद कर दिया गया है। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए कार्यक्रम के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और विशेष आमंत्रित लोगों के लिए अलग अलग स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने दी है, जिन्होंने कहा कि तीर्थ क्षेत्र पुरम बाग विदेशी में लगभग 3000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, जहां 2 भंडारे चलाए जा रहे हैं।
अयोध्या नगर निगम के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और लखनऊ के नीरज की तरफ से भंडारा चलाया जा रहा है, जबकि कानपुर प्रांत के लोगों के द्वारा रामघाट के चौराहे से लेकर बालूघाट के पास ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था राम सेवकपुरम में सीता रसोई की तरफ से हो रही है। फिर काशी प्रांत बचता है। काशी प्रांत के लोग रामघाट चौराहे से लेकर के और ये हनुमान गुफा और उधर जो है वो जानकी महल मार्ग पर ठहरेंगे। इनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ कारसेवपुरम में दुर्गाना मंदिर है अमृतसर का, उनके ओर से भंडारा यहाँ चल रहा है, उनके ओर से यहाँ हो रही है। तो इस प्रकार से ये और इसी प्रकार से जो मंदिर के अंदर दर्शनार्थी जाएंगे उनके भोजन की प्रसाद की व्यवस्था सीता रसोई अंगट टीला पोखर, वहाँ भी लगभग 35-40 हज़ार लोगों के प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था है। बड़ा सुंदर थाली में भोजन परसा जा रहा है, मिष्ठान भी है, दाल भी है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सब प्रकार से वहाँ दे रहा है। देखोगे तो आनंद आएगा उसको देखकर, है ना। ठीक। प्रयागराज में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को देखकर भीड़ हुई बेकाबू। लोग कंगना के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए मंच पर चढ़ने लगे। अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी और अफरा तफरी मच गई। आयोजकों ने बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पाए। लगातार बढ़ती भीड़ से कंगना असहज हो गई और क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर निकल गई। दोनों सेलिब्रिटी प्रयाग उत्थान समिति के डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। सुरेश रैना और कंगना ने काला चश्मा लगाकर एंट्री की तो लोगों ने तालियां बजाकर और हूटिंग कर उनका भव्य स्वागत किया। प्रयाग उत्थान समिति अब तक 236 बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा संरक्षण की जिम्मेदारी उठा चुकी है। आगे अपने दायरे को और बढ़ाने की तैयारी में है। इसी क्रम में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सदस्यता अभियान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयाग उत्थान समिति से जुड़ें और जो लोग प्रयाग उत्थान समिति से जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो जनसेवा का कार्य शुरू किया गया है, प्रयाग उत्थान समिति के जो सदस्य बनेंगे मोस्टली उनके लिए ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत किया है, 1000 से ऊपर के लोग हमारे सदस्य बन चुके हैं और उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर 25,000 लोगों को जोड़ लेंगे। आज गेस्ट में कौन कौन लोग हैं? गेस्ट में हमारी हिमाचल प्रदेश मंडी की सांसद हैं, माननीय सांसद कंगना रनावत जी आ रही हैं और सुरेश रैना जी की भारतीय टीम क्रिकेट। परिचय अपना दीजिए। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, प्रयागराज। मऊ जिले में राजकीय आवासीय विद्यालय कटिहारी में मिड डे मील खाने के बाद बड़ा हादसा हो गया। दोपहर लंच के दौरान छात्राओं ने दाल खाने के तुरंत बाद उल्टी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन में और हड़कंप मच गया। छात्राओं को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही लक्षण दिखे, स्कूल प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए छात्रों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, लेकिन वहां हालत गंभीर देखते हुए 5 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। विद्यालय के वार्डन रिंकू शाही ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी अज्ञात तत्व को दाल में मिलाया गया है। उन्हें एक घटना के दौरान 3 रसोइया मौके पर मौजूद थी। अधिकारियों ने स्कूल का दौरा कर दाल और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने कब्जे में ले लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। वो हम लोग अपने हॉस्टल में लंच टाइम में खाना खाने जा रहे थे, तभी हम लोग खाना खा चुके थे। तो फिर पता चला कि उसमें दाल में कुछ पाया गया। चक्कर आने लगा और वो उल्टी आने लगी, सर दर्द करने लगा। सर, हम लोग क्या हुआ कि खाना खाने गए किचन में, तो जब हम लोगों ने खाना खाया तो खाते वक्त उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में ये देखा कि दाल में कुछ जैसे कांच टाइप था। तो हम लोगों ने मतलब मैम से कहा, मैम आई, तो अभी ज़्यादा बच्चे पहले नहीं खाए थे, हम लोग पहले ही मतलब चले गए खाने, लेकिन अभी कम ही बच्चे खाए थे। फिर उसके बाद में जब कांच का ये हुआ शोर, तो मैम सभी बच्चों को नहीं खाने दी और हम लोगों ने भी खाना लगभग ख़त्म कर दिया था, थोड़ा ही बचा था। और कुछ घंटे बाद से फिर वही चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगी। फिर वहाँ से स्कूल के सभी टीचर, वार्डन, आंटी लोग, सभी लोग मतलब तुरंत 108 नंबर बुला करके वहाँ बड़गांव गए। वहाँ पे इंजेक्शन बॉटल लगा, वहाँ से रिफर कर दिए लोग। फिर हम लोग यहाँ पे आए। मामला यही है कि बच्चों को खाने में कुछ मतलब सख्त पदार्थ पाया गया है दाल में, खाना में नहीं है, बिल्कुल दाल में। अच्छा अच्छा। जी।
बनी हुई दाल में। आज राजधानी दिल्ली धुंध की मोटी चादर में लिपटी रही। सुबह 7 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ये हाल तब है जब दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 3 लागू है। गाजीपुर इलाके में AQI 441 दर्ज किया गया। आनंद विहार का AQI 440 रहा, जो गंभीर प्रदूषण श्रेणी में आता है। आज सुबह इंडिया गेट के आसपास जहरीले स्मॉग की एक परत ने शहर को ढक लिया। आज सुबह एम्स और सफदरजंग अस्पताल के पास दृश्यों में जहरीले स्मॉग की एक परत दिखाई दी। ITO मयूर विहार और अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी प्रदूषण का यही हाल था। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS के पूर्वानुमान के अनुसार 23 नवंबर से 26 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। बागेश्वर जनपद के गरुड़ ब्लॉक अंतर्गत लाहौर घाटी के गनीगांव क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से गुलदार कई मवेशियों को शिकार बना चुका है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। गनीगांव से सैलानी इंटर कॉलेज के बीच झाड़ियों में स्कूली बच्चों द्वारा गुलदार और उसके 2 शावकों को देख जाने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। बच्चे अब जंगल के रास्ते से स्कूल जाने में डरने लगे हैं। वन विभाग को सूचना मिलने पर टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। वनाधिकारी का कहना है कि गुलदार के पदचिन्हों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए ताकि गुलदार को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे पहले भी क्षेत्र में कई बार गुलदार देखे जा चुके हैं, मगर इस बार उसके बच्चों के साथ दिखने से खतरा और बढ़ गया है। रात होते ही ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और पशुओं को सुरक्षित बांध कर रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर वन विभाग समय पर कार्यवाही नहीं करता तो कोई बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के मुख्यालय पर सुसाइड हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के IG जुल्फिकार हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि पेशावर के सदर में फेडरल कांस्टेबलरी मुख्यालय में 2 आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं। एक विस्फोट मुख्य द्वार पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। आतंकवादियों के FC मुख्यालय में प्रवेश करने की संभावना है और गोलीबारी चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अभी 3 हमलावर ढेर कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।